आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। आ जाओ बच्चों, जल्दी जल्दी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने चैप्टर नंबर 2 से रिवीजन स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम किस पे चल रहे थे? डिमांड के चैप्टर पे, डिमांड के टॉपिक के ऊपर। याद आ रहा है? और मैंने आपको बोला था कि डिमांड का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें से इलास्टिसिटी चल रहा था, जो कि इसमें से आने के क्वेश्चन के फुल चांसेस है। चांसेस क्या? 100% आएगा ही आएगा इलास्टिसिटी के ऊपर क्वेश्चन। तो डिमांड के ऊपर हमने न्यूमेरिकल्स वगैरह थोड़ी सी डिस्कशन स्टार्ट की थी। ये नोट्स आप सबको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अगर किसी बच्चे के पास अभी भी नोट्स नहीं है, प्लीज़ आप सबको मेरे पास मेरा नंबर है, आप उस पर एक बार मैसेज डाल दीजिएगा, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बच्चों, क्या पढ़ा था कि अलग अलग तरीके की इलास्टिसिटी होती है। फटाफट से बताएं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक बड़ा टॉपिक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक बड़ा टॉपिक है, या फिर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक बड़ा टॉपिक है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक बड़ा टॉपिक कौन सा है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसके अंदर कई तरीके की इलास्टिसिटी आती है, जिसमें से हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे बहुत ज़्यादा फोकस करके रिवीजन किया था। अब हम करने जा रहे हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आइए बच्चों इसको कवर करते हैं थोड़ा डिटेल में लेके जाके, क्योंकि ये टॉपिक भी हमारा इंपॉर्टेंट है। बच्चों इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसका क्या मतलब है? आइए मैं समझाता हूं। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड EY। सबसे पहला तो इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज मेथड के अकॉर्डिंग। परसेंटेज मेथड के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर X डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। अगर इसी का हम पॉइंट मेथड का फॉर्मूला निकाल लें तो पॉइंट मेथड के अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों इसका? Q1 माइनस Q0 डिवाइड बाय Y1 माइनस Y0 इंटू Y0 डिवाइड बाय Q0। और अगर यही हम आर्क मेथड के अकॉर्डिंग चले जाएं तो आर्क मेथड के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Q1 माइनस Q0 डिवाइड बाय Y1 माइनस Y0 इंटू Y1 प्लस Y0 डिवाइड बाय Q1 प्लस Q0। क्या ये बातें समझ में आई बच्चों? इसमें कोई डाउट्स? ठीक है। तो अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर क्या करना होता है, कैसे करना होता है, इस चीज़ के ऊपर अभी डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के लिए इसके पूरा एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट पहले समझ लें। ब्रॉड कॉन्सेप्ट हमने एक फैक्टर किया था इनकम का। आपने कुछ भी ऑनलाइन वाले बच्चों लिखना नहीं है, सुनने पे ध्यान देना है, पहले कॉपी करने का टाइम मिल जाएगा। वीडियो भी आपके साथ शेयर कर ही दिया गया है, तो आप उसकी टेंशन ना लें, सुनने पे समझने पे ज़्यादा जोर मारें। एक होते हैं इंफीरियर गुड्स, एक होते थे नेसेसिटीज़, एक होती थी नेसेसिटी, और एक होते थे नॉर्मल लग्जरी। 3 कैटेगरी ऑफ गुड्स थे। हम नॉर्मल लग्जरी के अंदर भी कुछ क्वांटिटी डिफाइन कर देते हैं। 3 अलग अलग केस लेके चलेंगे। किसके अंदर? नॉर्मल लग्जरी के अंदर 3 अलग अलग केस लेके चलेंगे। यहाँ तक बात समझ में आती है? अब मुझे ये बात बताओ, जैसे ही हमारा इनकम बढ़ेगा, इनकम मतलब Y, जैसे ये बढ़ेगा हमारा इंफीरियर गुड्स का डिमांड क्या हो जाता है? कम हो जाता है। नेसेसिटीज़ के केस के अंदर ये सेम ही रहेगा, ऐसा मैंने आपको समझाया था। और नॉर्मल लग्जरी के केस के अंदर ये बढ़ने के साथ ये भी बढ़ जाता है। ठीक है ना? ऐसा भी हो सकता है 100 से 200 हो जाए, ये 100 से 150 हो जाए, 100 से 300 हो जाए। अल्टीमेटली आपको 3 केस समझ में आते हैं कि यहाँ पे पहले वाले केस के अंदर क्या होता है बच्चों, दूसरे वाले, तीसरे वाले। पहले वाले, दूसरे वाले, तीसरे वाले। तो पहले वाले केस के अंदर क्या होता है? एक नेगेटिव रिलेशन होता है। दूसरे वाले के अंदर नो चेंज, और तीसरे वाले के अंदर पॉजिटिव चेंज। ठीक है ना? इस तरीके से हमने पढ़ा था।
अब जब बच्चों आप इनकी इलास्टिसिटी निकालेंगे ना, इनकम इलास्टिसिटी, तो इसकी इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव निकल के आएगी, इसकी 0 और इसकी पॉजिटिव। ठीक है ना, यहां तक कोई डाउट नहीं है। तो आप सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात समझें, अगर मैं नोट के तौर पे लिखवाने की कोशिश करूं, इनकम इलास्टिसिटी निकालते वक्त आप कभी भी नेगेटिव या पॉजिटिव साइन कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे, कभी भी नेगेटिव या पॉजिटिव साइन इग्नोर नहीं करेंगे। इसका रीज़न क्या है, नेगेटिव या पॉजिटिव साइन इग्नोर क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर नेगेटिव साइन है तो ये क्या बताएगा कि ये इंफीरियर गुड्स है, अगर पॉजिटिव साइन है तो ये बताएगा कि नॉर्मल या लग्जरी गुड है। क्या ये बात समझ में आई आप सबको? तो कभी भी आप नेगेटिव या पॉजिटिव साइन इग्नोर नहीं करेंगे। इसको बंद कर दीजिए, सुनो, पीछे से धक्का मार दो, बस बस, ठीक है। तो कभी भी आप नेगेटिव या पॉजिटिव साइन इग्नोर नहीं करेंगे। यहां तक समझ में आया आप सबको? यस, ओके, थैंक यू ज्योति। अरे बस बस बच्चों बस, खुशी और ज्योति मैं समझ गया, आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। चलिए इधर, तो नेगेटिव पॉजिटिव। अब इसके अंदर बच्चों फर्दर एक बात ध्यान रखना, लक्षिता गोयल, इतना लेट? लक्षिता गोयल, नींद खुल गई आपकी? तो नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से समझ में आता है। अच्छा, अब नेक्स्ट इसके अंदर ऑब्जर्वेशन लेकर आए बच्चों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना आपको एक फर्दर चीज ऑब्जर्व हो रही होगी। क्या चीज ऑब्जर्व हो रही होगी? कि पहले यहाँ पे देखिए ये 100% का चेंज आ रहा है, ये सिर्फ 50% का है, ये 100% का है, ये मोर देन 100% का। तो जब आप इनकम इलास्टिसिटी निकालेंगे, जब आप इनकम इलास्टिसिटी निकालेंगे, यहां पे इनकम इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 0, इक्वल टू 0, इनकम इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1, इक्वल टू 1, मोर देन 1। तो क्या आपको ये ट्रांजिशन समझ में आ रहा है? होता क्या है, जैसे जैसे इंसान की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे उसकी गुड्स की चॉइस भी चेंज होती जाती है। पहले वो इंफीरियर गुड्स पे चल रहा होता है, जब उसकी इनकम बढ़ती है तो वो नेसेसिटीज़ को पूरा करता है, फिर कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेज पे वो नेसेसिटी से किस पे जाता है, नॉर्मल के ऊपर, और नॉर्मल से किस पे जाता है, लग्जरी के ऊपर। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो कैसे ट्रांजिशन करता है, उसके लिए नॉर्मल क्या है, लग्जरी क्या है, बट नॉर्मल सीक्वेंस यही चलेगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियरली डिफाइंड नहीं है कि कौन सा नॉर्मल तक होता है, लग्जरी तक होता है, क्योंकि रियल लाइफ में भी आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा ही होता है। समझ में आ रही है बात? दूसरा पॉइंट मुझे बताएं, एग्जामिनेशन में आप एग्जाम में कौन सा मेथड लगाओगे, आर्क मेथड या पॉइंट मेथड? आर्क मेथड। इफ नथिंग इज मेंशन्ड, अगर कुछ भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा तो आप आर्क मेथड लगा के प्रायोरिटी उसको दोगे। क्या इतनी लैंग्वेज समझ में आई? वेरी गुड ज्योति, वेरी गुड। ये ज्योति मैडम जो है बिल्कुल अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, शाबाश। मैंने देखा है जो भी ज्योति नाम के बच्चे होते हैं बड़ा अच्छा रिस्पांस देते हैं। हमारे यहाँ पे NIRC की टीम के अंदर भी एक मैम है, उनका भी नाम ज्योति है, उनसे भी कुछ भी पूछो वो भी एकदम टाइमली। तो ज्योति नाम के बच्चे बड़े सिंसियर होते हैं, नहीं? तो ये लेगेसी कंटिन्यू रखिएगा। चलिए, तो ये समझ में आया आपको पॉइंट नंबर 2। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आर्क मेथड, अगर वो स्पेसिफिकली मेंशन्ड है तो उसी को फॉलो करना है। क्लियर है ये? तो आइए पहले इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। आइए आइए, तबीयत ठीक है अब आपकी? बस इतना गुस्सा? अरे अरे, रिवीजन ही तो करवा रहा हूँ मैं, बच्चा तो गुस्से में आ गया। Income elasticity of demand is the degree of responsiveness of quantity demanded of a good to change in income of the consumer. Symbolically इसका मेथड वो क्या हो गया, फॉर्मूला क्या हो गया, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। देखिए अब ध्यान से पढ़िए, फॉर ऑल नॉर्मल गुड्स इनकम इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव, ये पॉइंट समझ में आता है। ऑन द अदर हैंड गुड्स हैविंग नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी आर इंफीरियर गुड्स। If income elasticity for good is greater than 1, such good is known as luxury. आप देखिए ना, जब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी तो लग्जरी की तरफ ही टच कर रहा है,
ऑन दी अदर हैंड इफ द इनकम इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 इट इज अ नेसेसिटी। नेसेसिटी कह लीजिए, नॉर्मल कह लीजिए, नॉर्मल नेसेसिटी कह लीजिए, बात एक ही। क्या ये लैंग्वेज समझ में आई बच्चों आप सबको? क्लियर है यहाँ तक हम? अब आप सभी ने क्या करना है, ये एग्जाम्पल कॉपी कर लीजिए ताकि आपका एक रिवीजन बना रहे। खुशी अग्रवाल, वेरी गुड। अब ऑनलाइन वाले बच्चे आप सभी टाइप करके बताएं क्या ये समझ में आया, बोलो यस और नो। यस यस यस, चलो शाबाश, वेरी गुड, गुड गुड गुड, बस संभालो। ये टीना भगत, आज टीना का पहली बारी मैसेज आया है। चलो आइए इसको कॉपी करें बच्चों। सुहानी मित्तल, ये तो परसों भी थे, ठीक है। चलिए इसको कॉपी करना शुरू करें बच्चों। सोनू आ गए, श्रुति नहीं है। हो गया ये, नीचे करूं? सोनू जी कर रहे हैं कॉपी, नीचे का भी कर लीजिए। जैसी कॉपी हो जाए डन लिख के भेजिए मुझे। आपका हो रहा है यश, समझ में आ रहा है ना? पूनम, पिकापुरा हो रहा है ना पक्का? मतलब अगला टेस्ट के अंदर चाहिए मुझे आपसे वो इम्प्रूवमेंट। देखते हैं क्या करते हैं आप। डन। मालविका, वृंदा, शिवम, खुशी, चलिए सूरज, सुहानी, बस मैं समझ गया, बस बस रुक जाइए बाकी बच्चे। वंशिका, बताओ बच्चे सबसे बढ़िया बच्चे कौन है हमारी क्लास के? गुड मॉर्निंग, बताओ। जैसे ही एंटर करे इन्होंने सबसे पहले मुझे देखा और एक खुशी सी हो जाती है ना कि आज तो, आज नोट्स लेकर आए हैं आज।
चलो इस बात की तो चलो अच्छी बात है, खुशी होनी चाहिए। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चों डन, आइए स्टार्ट करते हैं आगे। हाँ करो जल्दी, मारो टेपा। यस अरे क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? अभी करवाता हूँ टेस्ट ना सबके, फिर देखते हैं क्या होता है उसके अंदर क्लियर। हो गया? हाँ ऑनलाइन वाले बच्चों रुक जाओ, आपका समझ गया मैं, आप सबका कॉपी हो गया। चलिए अगले पे बढ़ते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये भी इंपॉर्टेंट और सिंपल कॉन्सेप्ट है। आइए इधर रिकॉल करते हैं बच्चों, अभी तक हमने क्या पढ़ा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के रिगार्डिंग। सुनने पे ध्यान दीजिएगा, अगेन आपको कॉपी करने का टाइम मिल जाएगा बच्चों। मेन इन लेक्चर्स का मकसद ये है कि आपको मैक्सिमम कवरेज हो जाए। अल्टीमेटली कोई भी दिक्कत आएगी, सारे लेक्चर्स में आपको अवेलेबल तो करवाऊंगा ही। इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज मेथड के अकॉर्डिंग परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। किसी और का प्राइस चेंज होने की वजह से हमारी डिमांड पे क्या फर्क पड़ता है। एक होता है पॉइंट मेथड, फटाफट से बताइए क्या फॉर्मूला बन गया, Q1 माइनस Q0 डिवाइड बाय P1 माइनस P0 इंटू P0 डिवाइड बाय Q0। तीसरा आर्क मेथड, आर्क मेथड का क्या फॉर्मूला हो गया बच्चों, Q1 माइनस Q0 डिवाइड बाय P1 माइनस P0 इंटू P1 प्लस P0 डिवाइड बाय Q1 प्लस Q0। अब बच्चों यहां पे रिकॉल करें मेरे साथ साथ, दो तरीके के रिलेटेड गुड्स होते हैं। दो तरीके के रिलेटेड गुड्स होते हैं। कौन कौन से रिलेशन होते हैं, कैसा रिश्ता होता है। एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ऑनलाइन वाले बच्चों प्लीज कॉपी मत करिएगा, कॉपी करने का टाइम मिल जाएगा, रिकॉल करने पे फोकस करें। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और एक होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, जैसे कि शुगर एंड टी, पेट्रोल एंड कार। बच्चों के भी उल्टे सीधे डाउट्स आ रहे थे पिछली बार याद। PY QX सब्स्टिट्यूट मतलब टी एंड कॉफी। इसका प्राइस बढ़ेगा तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी, इसका प्राइस बढ़ेगा तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। 150 कर देते हैं, ठीक है। अगर नो रिलेशन होगा तो नो रिलेशन के केस में क्या हो जाएगा, किसी और का प्राइस जितना मर्जी चेंज होता रहे, हमारी डिमांड में कोई चेंज नहीं आने वाला। यही बात हो गई, यहां तक तो समझ में आता है। कहने का मतलब, अब यहां पे ना कुछ चीजें ऑब्जर्व करिएगा, यहां पे कुछ चीजें ऑब्जर्व करिएगा, फिर मैं कॉपी करने का टाइम दूंगा। यहां पे नेगेटिव होता है, यहां पे जीरो होता है और यहां पे पॉजिटिव होता है। तो अगर बच्चों मैं इसकी एक नंबर लाइन बनाऊं ना, नंबर लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी, ध्यान से देखिएगा। नंबर लाइन तो मैथ्स में पढ़ी होगी ना बचपन में कभी, जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव। यहां पे आ जाएंगे आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यहां पे आ जाएंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स। बोलो हाँ, क्लियर हो रहा है ये। अच्छा यहां पे होगा नेगेटिव इनफाइनाइट, अरे यार इनफाइनाइट का से, और यहां पे होगा पॉजिटिव इनफाइनाइट। तो अगर किसी दो गुड्स के बीच में नेगेटिव इनफाइनाइट आ रहा है, इनको क्या बोलेंगे, परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री। कुछ याद आ रहा है बच्चों,
बचपन के वो दिन जब आप नए नए आए थे फाउंडेशन में। और यहाँ पे आ जाएगा परफेक्टली सब्स्टिट्यूट्स, यहाँ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। क्या ये भाषा समझ में आई? पहली चीज ऑब्जर्व हो पा रही है आप सबसे या नहीं? बोलो हाँ या किसी को कोई डाउट्स अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज डाउट वाले बच्चे सिर्फ टाइप करके भेजेंगे और कोई कुछ नहीं भेजेगा, ठीक है ना? तो नोट नंबर 1, मुझे बताइए क्या क्रॉस इलास्टिसिटी निकालते वक्त हम नेगेटिव या पॉजिटिव साइन को इग्नोर कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि अगर नेगेटिव साइन है तो वो क्या बताएगा? रिलेशनशिप दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री। अगर पॉजिटिव है तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। और पॉइंट नंबर 2, अगर एग्जाम में कुछ ना लिखा हो तो आर्क मेथड को प्रायोरिटी देंगे इफ नथिंग इज मेंशन्ड। क्या ये पॉइंट समझ में आए बच्चों? बोलो हाँ या ना। क्लियर है? तो इसी क्रॉस इलास्टिसिटी को पढ़ के देखे मेरे साथ साथ। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द परसेंटेज चेंज। फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर एक्स एज अ रिजल्ट ऑफ परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड दैट इज वाई। सब्स्टिट्यूट्स के केस के अंदर देखिए अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कब हो गया? जब यहाँ पे कॉफी का प्राइस और यहाँ पे डिमांड ऑफ टी पॉजिटिव रिलेशन शो करता है ये। और दूसरा इन द केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री के केस में क्या हो गया? प्राइस ऑफ पेन एंड डिमांड फॉर इंक, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है बिकॉज दिस शोज अ नेगेटिव रिलेशन या इनवर्स रिलेशन। किसी बच्चे को कोई डाउट? क्लियर हो रही है बात? आगे एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी आती है, एक बारी मैं आगे देखूं इसके कुछ और तो नहीं लिखा? नहीं। तो अब आप इस एग्जाम्पल को पूरे को कॉपी कर लें बच्चों। इसके अगर आप इतना भी पढ़ के चले जाए ना, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने आ जाए तो पूरा कॉन्सेप्ट कवर है यहाँ पे, पूरा क्रॉस इलास्टिसिटी का। अगेन 100% कवरेज नहीं है, बट 90-95% तक कवरेज है। तो अगर 5% कुछ इधर उधर रह जाए तो कोई डरने वाली बात नहीं है। मेन रिवीजन तो हो रहा है आपका। वो होता है ना बच्चा पढ़ के बैठा होता है, जाले पड़ जाते हैं दिमाग में। चलिए, किसी बच्चे को कोई डाउट है प्लीज़ मुझे टाइप करके भेज देना। ऑनलाइन वाले बच्चों कोई भी डाउट्स आए प्लीज़ टाइप करके भेजते जाइएगा कि सर ये डाउट है वो डाउट है, मैं आपका अब डाउट्स क्लियर करते जाऊँगा। तो किसी बच्चे को कोई डाउट्स है प्लीज़ बताएं। जल्दी जल्दी टेपा टिपाई मारो जल्दी। नीचे करूं? जूम इन करने की जरूरत है या दिख रहा है?
डन। इसके नीचे करें, ये लीजिए जल्दी टिपा टिपाई मार लो आखिरी वाला भी। इसी के साथ इलास्टिसिटी के ना मेजर कॉन्सेप्ट्स हमारे सारे क्लियर कंप्लीट होते हैं। अब मैं छोटे मोटे टॉपिक्स रह गए डिमांड के चैप्टर के, उसको निपटाने के बाद अगला चैप्टर स्टार्ट करता हूँ जल्दी से। अगला चैप्टर मतलब यूनिट। चलिए डन। डन पूनम। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों चौथी टाइप ऑफ इलास्टिसिटी आती है, दैट इज एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी। एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगर आप इसी को कर करके खुश हो जा रहे हैं कि हाँ मुझे आता है, तो आपको इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से आने के ज़्यादा चांसेस नहीं रहेंगे। एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी का मतलब क्या है बच्चों? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर। लॉजिकल सी बात है, अगर आप एडवर्टीजमेंट पे ज़्यादा खर्चा करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका डिमांड बढ़ेगा। हमेशा ये ध्यान रखिएगा, बस यहाँ पे एक दो पॉइंट्स ध्यान रखने वाले हैं, नोट के तौर पे लिखवा देता हूँ। एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी इज ऑलवेज, लिख लीजिए साइड पे ना, छोटा मोटा ही है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। कभी भी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा बढ़ाया और डिमांड गिर गई, ऐसा कभी होता है? नहीं, हमेशा एडवर्टाइजमेंट पे आप खर्चा बढ़ाएंगे तो डिमांड बढ़ेगा ही। अगेन इसके अंदर भी 5 तरीके की कह सकते हैं आप, इक्वल टू 0, लेस देन 1, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू इनफाइनाइट। तो ये 5 तरीके का इस तरीके से हो सकता है। करिए इसको कॉपी। सिंपल है ये, इसके अंदर इतना दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं है। बढ़ सकते हैं आगे। चलिए, इसके बाद बच्चों ये टॉपिक इलास्टिसिटी का कंप्लीट होता है। इसके बाद आपकी बुक्स के अंदर एक छोटा मोटा टॉपिक गिवन है बाय द नेम ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग थ्योरेटिकल टॉपिक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप रीड कर जाइए इसको। डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है कि आप फ्यूचर में आपके प्रोडक्ट की कितनी डिमांड होगी, आप उसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं। फ्यूचर में आपके प्रोडक्ट की या सर्विस की कितनी डिमांड होगी, इसको आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके कई सारे मेथड होते हैं, सर्वे करवाना, ओपिनियन कलेक्ट करना, एक्सपर्ट, बैरोमेट्रिक, स्टैटिस्टिकल मेथड, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। इनको एक बार रीड करना है, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाने की ज़रूरत है इसमें, एक बार रीड मार जाएंगे ना, हो जाएगा काम आपका। क्लियर हो पा रही है? तो रिवीजन के अंदर ध्यान रखिए, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ क्या इंपॉर्टेंट है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किसको रीड करके जाना है, ताकि आप अल्टीमेटली प्रॉपर बैलेंस्ड अप्रोच रख सके कि भाई ये चीज़ बड़ी अच्छी है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए
इसी के साथ हमारा डिमांड का पूरा चैप्टर यूनिट कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूटिलिटी की बात। मतलब चैप्टर नंबर 2 के अंदर 3 यूनिट्स हैं। एक है डिमांड का यूनिट जो कि बहुत बड़ा है, फिर इसके बाद आता है यूटिलिटी की कॉन्सेप्ट यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर, और फिर आखिरी में आता है सप्लाई। ठीक है ना, सबसे बड़ा टॉपिक ही ये है और इसमें से आने के सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा वेटेज इस वाले पार्ट का रहता है। इसके बाद यूटिलिटी और सप्लाई। सप्लाई के अंदर से तो ऐसा बेकार, मतलब डिमांड का उल्टा हो जाता है, तो बड़ी जल्दी कवर हो जाता है। अब हम यूटिलिटी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे फटाफट से कंफर्म करें क्या यहाँ तक हम क्लियर हैं डिमांड के टॉपिक के अंदर, या कोई आपके डाउट्स बच रहे हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों फटाफट से कंफर्म करें। विशाल, पूजा, सौम्या, अंडरस्टूड, क्लियर। कोई टॉपिक तो नहीं रह गया हो जो आपको डाउट कर रहा हो, तंग कर रहा हो, प्लीज़ पूछ ले, अदरवाइज फिर मैं आगे बढ़ने लगा। यस सर, क्लियर है। चलो चले, आइए। अच्छा, 2 ज्योति हैं हमारी क्लास में, भूल गया था। ठीक है, चले आइए स्टार्ट करते हैं फिर यूटिलिटी यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर का टॉपिक। कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब क्या हुआ? अंडर गिवन सर्कमस्टेंसेस कंज्यूमर किस तरीके से रिएक्ट करेगा। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सबसे बड़ी चीज क्या लगती है? यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? सेटिस्फैक्शन, तसल्ली। घर वाले कहते हैं ना बेटा तसल्ली रखो, वैसे यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फैक्शन। जहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जब वो यूज़ करता है वो कितना सेटिस्फाइड है उसको यूज़ करके, दैट इज नोन एज यूटिलिटी। समझ में आ रही बात? इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हुए आपके सिलेबस के अंदर 2 थ्योरीज हैं। 2 टाइप ऑफ यूटिलिटीज में इसको डिवाइड कर रखा है। एक है कार्डिनल यूटिलिटी, अभी लिखना नहीं है, सुनने पे ध्यान दीजिएगा, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, और एक है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंदर आप यहाँ पे, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? एल्फ्रेड मार्शल। और ये किसने इंट्रोड्यूस कर रखा है? हिग्स एंड एलन। इस टॉपिक के अंदर आपको मेन जो पॉइंट्स समझने वाले हैं, एक आएगा आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एक ये कॉन्सेप्ट है जो समझने वाला है। एक इसके अंदर आता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसका कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि भाई जब आप 2 कमोडिटीज कंज्यूम कर रहे हैं तो उस केस के अंदर आप इक्विलिब्रियम कैसे अचीव करेंगे। और एक इसके अंदर और कॉन्सेप्ट आता है बाय द नेम ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। लिखना नहीं है, मैं अभी कॉपी करने का टाइम दूंगा श्रुति मैडम। हिग्स एंड एलन जो है इसके अंदर आपके 3 टॉपिक्स मेजरली आएंगे, और ये तीनों टॉपिक्स का नाम क्या क्या है? पहला आएगा इंडिफरेंस कर्व, दूसरा आएगा बजट लाइन, और तीसरा आएगा इसका इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है ना? तो ये इस तरीके से पूरा का पूरा चैप्टर डिवाइडेड है। अब आप इसको कॉपी करने से पहले समझिए होता क्या है कि जब भी कोई भी थ्योरी आता है ना, जैसे यहाँ पे देखिए कौन सी थ्योरी है? यश, कार्डिनल यूटिलिटी की थ्योरी है। तो हर बंदा अपना अपना कुछ अजम्पशंस देता है। ठीक है ना? अजम्पशंस का मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने बोला बच्चे तो बहुत मेहनती हैं, पेपर पास आ रहा है तो घर पे बैठ के पढ़ रहे होंगे। क्या मेरा अजम्पशन गलत हो सकता है? देखो बिल्कुल हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई पेपर पास आ रहे बच्चे टाइम पे आएंगे क्लास में, क्या मेरा अजम्पशन गलत हो सकता है? श्रुति बोलो, हो सकता है। देखो श्रुति तो कह रहे हैं कि हाँ मैंने करके दिखाया आज। तो होता क्या है कि अजम्पशंस जो हैं, हर थ्योरी में कुछ अजम्पशन लिए जाते हैं कि भाई इस कंडीशन के अंदर ऐसा कुछ होगा। सिमिलरली ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर कुछ अलग अजम्पशंस लिए गए हैं कि हमने ऐसा ऐसा अज्यूम किया है, उसके हिसाब से ये चीज़ है। क्योंकि अजम्पशन लिए जाते हैं तो हर थ्योरी में ना कमजोरियां होती हैं। कमजोरियां मतलब लिमिटेशंस।
तो इस कार्डिनल अप्रोच की भर भर की लिमिटेशंस भी आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए होती है। मैं आपको इंपॉर्टेंट लिमिटेशन सारी लिखवा दूंगा। क्या ये क्लियर हो पा रही है बात? तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। यहाँ से आपका कंज्यूमर बिहेवियर का चैप्टर शुरू होता है। यूटिलिटी का मतलब क्या दे रखा है? इट रेफर्स टू द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज नॉट एब्सोल्यूट बट रिलेटिव। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? अब जैसे पूनम है, पूनम जो है ये पिज़्ज़ा खाती हैं, कहती है आहा मज़ा आ गया आज तो, काफ़ी टाइम बाद पिज़्ज़ा खाया। समझ पा रहे हैं? इन्होंने पिज़्ज़ा खाया, ठीक है, इनकी सेटिस्फैक्शन लेवल ही अलग। सोनू जो है घर से खाना खा के आए थे और इनको हमने ज़बरदस्ती पिज़्ज़ा खिला दी, तो क्या बोलेंगे? बहुत मज़ा आया, या कहेंगे पेट में दर्द हो रहा है ज़बरदस्ती का पिज़्ज़ा खिला दिया। समझ पा रहे हैं? तो इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट, इट इज़ रिलेटिव। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उसको उस चीज़ से सेटिस्फैक्शन कितना मिलेगा। समझ पा रहे हैं? जैसे अगर किसी बंदे के पास मान लीजिए BMW है और उसको मर्सिडीज दे दीजिए, उसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट किसी बंदे के पास मारुति 800 है और उसको BMW दे दीजिए तो सेटिस्फैक्शन लेवल ही अलग हो जाएगा। फर्क समझ में आ रहा है? इट इज सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है एंड डिपेंड्स ऑन द मेंटल एटीट्यूड ऑफ द पर्सन। अब कोई बंदा गोलगप्पे खा के भी खुश हो जाता है, कोई बंदा 5 स्टार में खाता है तब भी खुश नहीं होता। समझ पा रहे? तो इसके अंदर ये पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। अभी मैं इन सब पे फोकस करना स्टार्ट करूंगा। 1 मिनट रुक जाइए, मुझे 1 मिनट देखने दीजिए, आगे पीछे कुछ लिखा तो नहीं। अच्छा, फिर तो सप्लाई शुरू हो गया सीधा। चलो, अब आप इसको ना कहीं पे ड्रॉ कर लीजिए। ये पूरा का पूरा कंज्यूमर बिहेवियर का मैंने चैप्टर समराइज कर दिया है ताकि आपको क्लियर रहे कि क्या पढ़ने जा रहे हैं। इसको ड्रॉ करिए जल्दी से, शाबाश, बच्चे हैं सब। क्या हो गया सोनू? हाँ, भर गए हो? चलो ये तो अच्छी बात है, पहली बार ही बच्चे के कोई पेज भरे हैं। घर वाले भी खुश होंगे, कहेंगे वाह सोनू क्या आज तो पेज भर दिए, वरना अभी तक तो ब्लैंक पेजेस ही मतलब ऐसे ही भरे जा रहे थे। तो पूरा का पूरा समरी बना दिया हमने कि भैया ये पढ़ने जा रहे हैं और ये बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगा। ये छोटा सा टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। मैं इसको 100% डिटेल में तो नहीं लेके जा पाऊंगा क्लासेस में जैसे लेकर गए थे, बट ये है कि इंपॉर्टेंट कवरेज सारा हो जाएगा। तो लिखिए इसको। सोनू सिर्फ लाइट बंद करिएगा दोनों जगह की। डन। ज्योति कोहली कह रही हैं डन। चलिए बाकी बस नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, साइड वाला नीचे, हाँ ये वाला, वाह वाह वाह, ये चलता रहे। और वो वाले सीधा 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 बाहर 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 बाहर। डन, ये वाला कॉपी हो गया। चले आइए आगे बढ़ते हैं फिर।
एक तो आप लेट आते हैं और गप्पे तो मतलब ऐसे, आपके पास इनका नंबर नहीं है, आपके पास इनका नंबर नहीं है, वहाँ पे फ़ोन करके गप्पे मारो आराम से। यहाँ पे पढ़ाई की गप्पे मारनी चाहिए आपको, ठीक है ना। मैंने देखा है काजल के आसपास जो भी बैठता है ना बातें करना शुरू हो जाता है, नहीं काजल? अब तभी निशा अलग बैठने लग गई हैं आपसे। चलो कार्डिनल अप्रोच की बात करनी शुरू कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। मैं इसके अंदर सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पिकअप करने लगा हूँ, प्लीज़ ध्यान से इसको अंडरस्टैंड करिएगा। अगेन मेरे लिए अभी ये पॉसिबल नहीं है कि मैं एक एक पॉइंट को एकदम 100% डिटेल में लेके जाऊं, बट ये जरूर है कि आपको मेन पॉइंट समझ में आ जाने चाहिए। कार्डिनल अप्रोच किसने इंट्रोड्यूस किया? एल्फ्रेड मार्शल ने, और इन्होंने कुछ अजम्पशंस दिए जिसमें से सबसे मेजर 3 अजम्पशंस थे। पहला अजम्पशन इन्होंने बोला कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, इसको बोलते हैं हम कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी। लिखना नहीं है, सुनने पे ध्यान देना। दूसरा इन्होंने अजम्पशन दिया मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। शायद स्पेलिंग गलत हो तो उसके इग्नोर करना। और तीसरा आता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, जिसको हम बोलेंगे MUM, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। तो 3 इन्होंने अजम्पशन दी। अब यहाँ पे कार्डिनल अप्रोच में आप पढ़ क्या रहे हो? देखो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? सेटिस्फैक्शन, तसल्ली। यहाँ पे इन्होंने बोला कि आप जो सेटिस्फैक्शन है जो कि मेंटली आपके दिमाग में आती है, आप इसको रियल लाइफ में नाप सकते हो। रियल लाइफ में आप मुझे बताइए क्या इसको नापा जा सकता है? नहीं। बट इन्होंने ऐसा अजम्पशन किया, जैसे कोई बच्चा खुश है तो क्या ये बता सकता है कितने रुपए खुश है? नहीं। तो रियल लाइफ में इसको मेजर नहीं किया जा सकता, बट इन्होंने ऐसा अजम्पशन लिया कि आप सेटिस्फैक्शन यानी कि यूटिलिटी को मेजर कर सकते हो। सबसे पहला अजम्पशन। क्या ये कमी दिख रही है कॉन्सेप्ट में? पहले ही कमी दिख रही होगी कि भाई यूटिलिटी, आप खुद बात सोच के देखिए ना कि आपको कभी किसी पे गुस्सा आया, आपने बोला मेरे को 1000 रुपये जितना गुस्सा आ गया, सामने वाला बंदा घबरा जाएगा, 1000 रुपये जितना गुस्सा आ गया, सेंस नहीं बन रहा ना। तो आप साइकोलॉजिकल चीज़ों को रियल लाइफ में मेजर करना बड़ा मुश्किल है, स्पेशली इन मॉनेटरी टर्म्स। तो इन्होंने बोला कि यूटिलिटी को ना ही केवल आप मेजर कर सकते हो, बट पैसों में भी मेजर कर सकते हो, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को कांस्टेंट मान लिया। ये तीनों अजम्पशन सबसे इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इसके अलावा भी अजम्पशन है, बट सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 है। इन्होंने बोला एक लॉ इसके ऊपर हम डिफाइन करते हैं, दैट इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लिखना नहीं है, सुनने पे ध्यान देना। डिमिनिशिंग का मतलब डिक्रीजिंग, मार्जिनल का मतलब एडिशनल, और यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फैक्शन। ठीक है ना? तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, डिक्रीजिंग, एडिशनल, सेटिस्फैक्शन, इसको बोलते हैं। एक लॉ इन्होंने डिफाइन किया। इन्होंने क्या बोला समझिए, एग्जांपल दे देता हूँ रफ सा। क्वांटिटी यानी कि यूनिट्स, अगेन इसके बहुत डिटेल में जा सकते हैं, बट फिलहाल के लिए मार्जिनल यूटिलिटी, एडिशनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी। ठीक है ना? इन्होंने बोला कि जैसे जैसे एक इंसान अपना कंजम्पशन बढ़ाता चला जाएगा, जैसे मान लीजिए पिज्ज़ा का, बर्गर का एग्जाम्पल दिमाग में रख सकते हैं, तो एडिशनल सेटिस्फैक्शन गिरता चला जाएगा। 25, जैसे यहाँ पे लिखा है 15 का एग्जाम्पल, 10, 4, 0, फिर नेगेटिव भी हो जाएगा। जैसे इमेजिन करिए आपको मैं बोलता हूँ भाई जितने बर्गर खाने खा, बट इकट्ठे खाने पड़ेंगे, तो बंदा एक टाइम के बाद तो पक जाएगा ना। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, जब आप शादी में जाते हैं किसी की, तो क्या करने जाते हैं? वहाँ पे खाना खाने जाते हैं भाई, बाकी तो भाड़ में गया कि पता भी नहीं किसकी शादी कभी कभार तो है, वहाँ पे तो बस खाना खाने जा रहे। तो जब आप पहले पहले शादी में एंटर करते हैं, स्पेशली दिल्ली जैसी जगह पे बहुत दूर होती है, 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है दूर जाते। सबसे पहले क्या करते हैं? बाकी सबसे तो बाद में मिलेंगे, पहले कुछ खाना पीना। तो जब आप पहली 2-3 चीज़ें खाते बड़ा अच्छा लगता है, फिर खाना खाने वक्त तक तो लगता है बेकार है, फिर लगता है क्या अरेंजमेंट किया था, स्वीडिश तक तो लगता है क्या बेकार अरेंजमेंट किया था भाई, इन्होंने कुछ स्वीडिश में रखा ही नहीं, ऐसा ही होता है ना। तो जब आप एक ही चीज़ को कंटिन्यूअसली कंज्यूम करते जाएंगे, आपका सेटिस्फैक्शन लेवल गिरता जाएगा। समझ पा रहे हैं ये चीज़?
गिरता जाता है एडिशनल, मार्जिनल का मतलब क्या हुआ एडिशनल। अब टोटल कैसे निकलता है बच्चों, ये एडिशन को ऐड कर करके, तो कैसे निकलेगा 25, 40, 50, 54, 54 और 50। क्या दिख रहा है यहाँ तक, कोई डाउट्स यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक हम। इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं, एक मिनट रुकिएगा, क्या यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, नो यहाँ पे डायग्राम नहीं बना तो यहीं पे बनाना पड़ेगा। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो कुछ डायग्राम इस तरीके से बनेगा, बताओ बताओ श्रुति, बताओ अगर कुछ याद आ रहा है तो मैं बता दूंगा, सही बोल रहा हूँ गलत, अरे बता दो। डायग्राम याद आ रहा है बच्चों या नहीं? ये कौन है भाई, कार्तिक बाबू कब आ रहे हैं क्लास में? ये इसे बोलेंगे टोटल यूटिलिटी और इसको बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। इसके बीच में 3 रिलेशन बैठते हैं। पहला रिलेशन क्या है बच्चों, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव टीयू इज इंक्रीजिंग। देखिए ध्यान से, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव टीयू इज इंक्रीजिंग। ठीक है, यहां पे भी आपको दिख रहा है। दूसरा, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0 टीयू इज मैक्सिमम। ये देखिए, ये भी आपको यहां पे दिख रहा होगा। और तीसरा, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव टीयू इज फॉलिंग। क्या समझ में आया आप सबको? तो तीसरा वाला ये इस तरीके से बैठ गया। क्लियर? इसी चीज को डायग्राम के अंदर अगर आप देखना चाहें तो ये देखिए, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव टीयू इज इंक्रीजिंग, मार्जिनल यूटिलिटी 0 टीयू इज मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव टीयू इज फॉलिंग। क्या ये दिख पा रहा है बच्चों सबको? क्लियर है यहां तक? हम समझ में आया सारा कुछ? तो इसे बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके पीछे कई सारी अजम्पशंस हैं, मेन अजम्पशन हमने रिपीट कर ली। किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट तो प्लीज पूछें। क्लियर है यहां तक हम? पक्का? चलिए फर्दर इन्होंने एक कॉन्सेप्ट ऐड किया यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस का। अगेन इसके अंदर ना कॉन्सेप्ट में बहुत लिमिटेशंस हैं। कमियां क्या दिखाई दे रही है? सबसे बड़ी कमी क्या है इस कॉन्सेप्ट के अंदर कि इन्होंने क्या बोल दिया कि आप यूटिलिटी को मेजर कर सकते हो। क्या रियल लाइफ में आप यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं बच्चों? नहीं, रियल लाइफ में मेजर ही नहीं हो सकती। सबसे बड़ी कमी ही कॉन्सेप्ट की ये है। तो अजम्पशन ही कमी बन जाती है। समझ पा रहे हो? जैसे कि अगर मैं ये अज्यूम कर लूँ बच्चा आज के टाइम पे पेपर आ रहा है पास में, तो ये तो बच्चा 15 घंटे पढ़ रहा होगा घर पे, तो ये क्या कमी नहीं हो जाएगी? फिर तो ये लगेगा मुझे बच्चा घर पे पढ़ ले, बट मुझे पता है कि बच्चा ऐसे पढ़ तो रहा नहीं होगा, तो यहीं पे लाके पढ़ा दें बच्चे को। ऑनलाइन वाले बच्चों सही बात है ना? ऑनलाइन वाले बच्चे कह रहे हैं हाँ सर बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। देखो अभी आएगा यस यस, नहीं अच्छा, अपनी बेइज्जती तो किसी को वो नहीं लगती ना, चलो कोई बात नहीं। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है कंज्यूमर सरप्लस का। अब कंज्यूमर सरप्लस के अंदर क्या बोलते हैं, आइए इसको आराम आराम से समझाता हूँ। अगेन यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। कितना कितना वैल्यू है, मैं इसको यहाँ से लिखता हूँ कंज्यूमर सरप्लस। इसका फॉर्मूला होता है को बता सकते हैं फॉर्मूला, MUX माइनस PX, मतलब व्हाट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेज। ठीक है ना? अब इन्होंने इसको कैसे एक्सप्लेन किया, इन्होंने बोला देखो यहाँ पे यूनिट्स है, क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है, क्या था हमारा 25 15 10 4 0 -4, और एक चीज का प्राइस है, मान लो 10 10 10 10 10 10। ये रिप्रेजेंट करता है व्हाट द कंज्यूमर इज रेडी टू पे, और ये रिप्रेजेंट करता है व्हाट द कंज्यूमर एक्चुअली पेज। जैसे यहाँ पे याद करिए, मैंने सोनू का एग्जांपल दिया था। सोनू, शायद सोनू थे, पता नहीं कौन, शर्ट देख रहे हैं, उन्होंने बोला अगर मैं ये शर्ट इतने रुपए की होगी तो खरीदने के लिए तैयार हूँ। कुछ याद आ रहा है? एग्जांपल धुंधला सा, आइए रिकॉल करवाते हैं। सोनू आपको तो याद आ रहा होगा, है ना? जिस बच्चे पे एग्जाम्पल होता है ना, वो बच्चे को तो कॉन्सेप्ट याद रह ही जाता है। सही बात है नहीं सोनू? चलिए इसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ।
अब पहले तो यहाँ पे बच्चों ये देखिए, अगर मैं कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला लगाऊं तो पहले के अंदर कंज्यूमर सरप्लस क्या आएगा, पॉजिटिव 15, पॉजिटिव 5, 0, नेगेटिव 6, नेगेटिव 10, नेगेटिव 14, ये दिखाई दे रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसको मैं कैसे लिखूं, MUX इज ग्रेटर देन PX, MUX इज इक्वल टू PX एंड MUX इज लेस देन PX। तो इसी वजह से पॉजिटिव, नेगेटिव और वो। मुझे बताइए कंज्यूमर इनमें से कौन सी सिचुएशन में सबसे बेस्ट पोजीशन में बैठता है, पहले के अंदर, जीरो के अंदर या नेगेटिव के अंदर? हाँ जी, पहले के अंदर। अच्छा, मतलब कंज्यूमर 15 रुपए देने के लिए तैयार था, 10 रुपए दे रहा है, तो वो क्या करेगा, क्या ये यूनिट खरीद लेगा? बिल्कुल। तो अल्टीमेटली वो इस वाले लेवल पे पहुंच जाएगा ना। इस वाले पॉइंट को जहां पे MUX इज इक्वल टू PX होता है, इसको बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी कि कंज्यूमर का बेस्ट पोजीशन। क्या ये समझ में आई भाषा है या नहीं, रिकॉल हो पा रहा है? तो इसका डायग्राम भी बनाते हैं, डायग्राम बना के मैं दिखाता हूं कि डायग्राम कैसे था बच्चों। ये देखिए, ये रहा MUX, ये रहा PX, PX MUX। जहां पे ये दोनों बराबर हैं इसे बोलेंगे इक्विलिब्रियम। क्या समझ में आ रही है बात? अच्छा, इससे पहले ये वाला हिस्से में मुझे बताइए यहां पे क्या हो रहा है, इस वाले हिस्से में क्या दिखाई दे रहा है आपको, सरप्लस। दैट इज यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, MUX इज मोर देन PX। इसे ही बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। क्या बोलते हैं बच्चों, इसे कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। इसके नीचे जो चले जाता है उसे डेफिसिट बोलते हैं, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो इसके नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसे बोलते हैं MUX इज लेस देन PX, और यहाँ पे कंज्यूमर जाएगा ही नहीं। तो हमेशा वो कहाँ पे रुकेगा, इक्विलिब्रियम के ऊपर। क्या ये पॉइंट समझ में आए, क्लियर है यहाँ तक? और आखिरी कॉन्सेप्ट कार्डिनल अप्रोच का मैं लिख देता हूँ, उसके बाद में सीधा कॉपी करने का टाइम दूंगा। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या कह रहा है बच्चों, आइए मैं समझाता हूं। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, मुझे बताइए यहां पे कितनी कमोडिटीज की बात हो रही है, एक। यहां पे एक कमोडिटी की बात हो रही है, दैट इज एक्स। जब दो या दो से ज्यादा कमोडिटी की बात होती है तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी लगता है। यहां पे आपको सिंपली ये फॉर्मूला याद करना है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी शैल बी इक्वल टू MUX डिवाइडेड बाय PX शैल बी इक्वल टू MUY डिवाइडेड बाय PY। कैसे निकला, क्यों निकला, अभी नहीं समझ में आएगा। फिलहाल के लिए आप बस इतना समझ जाइए कि अगर, चलो मैं इसको और डिटेल में नहीं लेके जाता, अगर ये फॉर्मूला सेटिस्फाई हो जाता है तो आप 2 और मोर कमोडिटीज के केस के अंदर इक्विलिब्रियम में है। फटाफट से बताएं, क्या ये समझ में आया? बोलो यस और नो। कोई भी डाउट्स इसके अंदर? ऑनलाइन वाले बच्चों, आपको भी कोई डाउट है प्लीज मुझे बता दें। अब इसके रिगार्डिंग देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या कहता है? ऑनलाइन वाले बच्चों कहीं पे भी कोई डाउट हो ना, प्लीज टाइप करके भेजते जाइएगा ताकि मैं उसको क्लियर करता जाऊं। व्हाट्स MUM, अभी मैं बताता हूं, 2 मिनट रुकिए। Law of diminishing marginal utility, it states that as consumer increases consumption of a commodity, every successive unit of the commodity gives lesser and lesser satisfaction to the consumer। यानी कि डिमिनिशिंग का मतलब डिक्रीजिंग एडिशनल यूटिलिटी। जब आप शादी के अंदर जाते हैं, चीज़ें खाते हैं, तो सेटिस्फैक्शन, एडिशनल सेटिस्फैक्शन गिरता चला जाता है। आप मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ कि आज एक ही टाइम पे बर्गर खाने बैठ के जितने खा सकते हो खा लो, तो क्या दिन भर खाते रहेंगे? नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेटिस्फैक्शन गिरना शुरू हो जाएगा। टोटल यूटिलिटी मतलब मार्जिनल यूटिलिटी का समेशन, तो आप इसको साइड पे ऐसे भी लिख सकते हैं, TU इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी का समेशन, और मार्जिनल यूटिलिटी मतलब TUN माइनस TUN माइनस 1। कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला क्या है बच्चों? व्हाट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे, दैट इज MUX माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेज, दैट इज PX। क्या ये समझ में आए?
तो मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंदर जो ये सारे मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने आपको सारे समझा दिए हैं। लिमिटेशंस अल्टीमेटली क्या बन जाती हैं, ये अजम्पशन ही लिमिटेशन है। क्या ये समझ में आ पा रहे बच्चों, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब इसको कॉपी करें, इसको कॉपी करें और ऑनलाइन वाले बच्चों का डाउट आ रहा था मैं क्लियर कर देता हूं, आप कॉपी करें तब तक। पहला मेरे पास डाउट आया है सूरज परेदा, मैं होपफुली आपका नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूं। MUM का मतलब क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। एक टाइम वन टाइम बोलूंगा मैं डेफिनेशन, अगर समझ में आ जाए वेरी गुड, नहीं आए तो इसको पेंडिंग में डाल दीजिएगा। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब अगर आप 1 रुपए का खर्चा कर रहे हो तो उस 1 रुपए का खर्चा करने से आपको सेटिस्फैक्शन कितना मिलता है। अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ जाए वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ में आए तो ये समझ लीजिएगा MUM का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ओके सूरज। नेक्स्ट दीपक कुमार कह रहे, अरे भाई पूरा कॉन्सेप्ट रिपीट कर दूं, कौन से की बात कर रहा है ये लड़का। दीपक कुमार, सूरज बता दो, सूरज आपको क्लियर है नहीं। ओके सर, गॉट इट नाउ। दीपक कुमार भाई कौन सा पूरा कॉन्सेप्ट रिपीट करने के लिए बोल रहे हो। अच्छा क्लियर हो गया, चलो शाबाश। बाकी किसी बच्चे को कोई डाउट हो प्लीज मुझे बता दें, वरना इसको जल्दी से टेपा टेपाई मारना शुरू करिए जल्दी, शाबाश। सोनू पिकअप हो रहा है, अब याद आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा ब्लर सा हो जाता है ना, वो झाड़ू मारने की जरूरत होती है दिमाग में, वही बज रहा है अभी। अरे ये टेपने वाली बच्ची बड़ी तेज है, ये वंशिका गंभीर, सारा टेप लिया आपने। सर दिस पेज, अच्छा अच्छा, टेपने में बच्चे उस्ताद हैं भाई, इसमें तो कोई बच्चे को पीछे नहीं छोड़ सकता। सर प्लीज स्क्रॉल द पेज। अच्छा नीचे कर दूं कंज्यूमर सरप्लस पे। हाँ जी। हाँ जी, पर 2 मिनट दीजिए, बाकी बच्चे 1 मिनट कर ले। हो गया ऊपर का सबका, नहीं कर लीजिए कर लीजिए।
ऊपर का किसका रह गया हो तो बता दे, करूं ऊपर, ये लो ये लो। क्या चक्कर है भैया आज? आज बच्चों का पढ़ने का मन नहीं है आप सबका? भगवान से बोल के आए, भगवान बार बार लाइट ही जा रही है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रही है लाइट में आज। ये लो कंज्यूमर सरप्लस कॉपी मारे। अब ना इसके अंदर भी बहुत सारी डिटेल में जा सकते हैं, अगेन प्राइस गिर जाएगा, ये हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है, मतलब कंज्यूमर ये कार्डिनल अप्रोच का। करिए इसको कॉपी हैं। बढ़िया फर्रे बना रहे हैं यार आप तो, डायरी लेके जाएंगे पेपर में। ऑनलाइन वाले बच्चों जैसी कॉपी हो जाए मुझे बताएं। डन। कौन है भैया ये? सर एक बार फॉल इन प्राइस वाला भी, शिवम सिंगल, इसके अंदर कंज्यूमर सरप्लस के अंदर बोल रहे हैं ना फॉल इन प्राइस।
चलो थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं जल्दी से। शिवम सिंगल फास्ट रहेगा, पिकअप करने की कोशिश करिएगा। आप मुझे ये बात बताएं शिवम सिंगल, यस और नो में जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। अगर यहाँ पे प्राइस गिर जाए बच्चों तो मुझे बताइए नया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट ये हो जाएगा। कहने का मतलब अगर प्राइस गिर जाएगा, प्राइस पहले 10 रुपये था 5 रुपये हो गया, तो हमारा क्वांटिटी बढ़ जाएगा, यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नीचे की तरफ चला जाएगा। दिस विल बिकम द न्यू इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, आपको अंडरस्टैंडिंग क्या लेनी है, यहाँ पे देखिएगा, इधर देखिएगा, ये हैं हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, ये हैं हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, और ये प्राइस गिरने की वजह से हमारे नए कस्टमर जुड़ गए। ठीक है ना। तो इसकी लेबलिंग कैसे होती है, ध्यान से समझिए। इसको बोलते हैं न्यू एग्जिस्टिंग कस्टमर का रेवेन्यू, और इस वाले ट्रायंगल को बोलते हैं न्यू कस्टमर का रेवेन्यू। इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैं अभी नहीं दूंगा। शिवम सिंगल, क्या इतना समझ में आया, बोलो हाँ या ना। चलो शाबाश। अगर कोई कुछ लिखना चाहे तो जल्दी से लिख लीजिए, डायग्राम बहुत ही कंजस्टेड ना बन जाए। मतलब इसके अंदर और एक्सप्लेनेशन जा सकती है, ये हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, वो अभी हमें ज़रूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि प्राइस गिरेगा तो कंज्यूमर सरप्लस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। बस इतना अभी के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी है। चलिए अब मैं आगे बढ़ने लगा हूँ बच्चों। अच्छा कर रहे हैं कॉपी, कर लो जल्दी से, जो भी कॉपी मारना है जल्दी जल्दी। और भी कोई डाउट्स हो प्लीज़ पूछते जाइएगा कि सर ये डाउट है वो डाउट है। जिसका जो डाउट हो प्लीज़ पूछते जाइएगा, देख लेंगे अगर कवर करवा सकते हैं तो। कौन बच्चे गायब हो गए भैया आज। आकृति गायब हो गए, जागृति तो मैंने देखा है थोड़ा रेगुलरली नहीं आ रही क्लास में ना। चलो बढ़े आगे। अगला आता है बच्चों इंडिफरेंस कर्व, दैट इज ऑर्डिनल अप्रोच। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ऑर्डिनल अप्रोच करने जा रहे हैं। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। अगेन इसके अंदर अजम्पशंस है, इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। पिक करें इसको। सबसे पहले अजम्पशन, सबसे बेसिक चीज इंडिफरेंस कर्व यानी कि ऑर्डिनल अप्रोच क्या बोलता है कि भाई कार्डिनल अप्रोच में बड़ी भर भर के कमियां हैं। सबसे बड़ी कमी क्या है कार्डिनल अप्रोच की, जल्दी से बताओ। सबसे बड़ी कमी क्या थी कार्डिनल अप्रोच की, कि यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं। सबसे बड़ी कमी है उसने ये बोल दी। तो इन्होंने कुछ अपनी अजम्पशन दी। इन्होंने बोला सबसे बेसिक अजम्पशन, कस्टमर या कंज्यूमर इज केपेबल ऑफ रैंकिंग। सुनने पे ध्यान दीजिएगा, लिखना नहीं है। दूसरा इन्होंने बोला इनकी कंसिस्टेंसी इन कंजम्पशन पैटर्न, कंसिस्टेंट कंजम्पशन पैटर्न। इसका मतलब क्या था, मैं रफ लैंग्वेज में समझा देता हूँ। ए के बदले बी के बदले सी, तो हमेशा ए के बदले सी ही रहेगा, यानी कि एक ही डायरेक्शन में कंजम्पशन पैटर्न चलेगा, कभी भी उल्टा कंजम्पशन पैटर्न नहीं जाएगा। नहीं आया समझ, किस किस बच्चे को नहीं आया समझ में, समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास दीपक कुमार रेज्ड, अच्छा ठीक इसको मैं 2 मिनट में समझाता हूँ। तीसरा अजम्पशन मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, लार्जर क्वांटिटी विल बी प्रेफर्ड, विल गिव मोर सेटिस्फैक्शन। लार्जर क्वांटिटी विल गिव मोर सेटिस्फैक्शन। ये वाला तो समझ में आ रहा होगा कि अगर आपको खाने पीने के लिए ज़्यादा सामान मिले तो आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ऑब्वियस सी बात है, जो कॉम्बिनेशन जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगा उसको आप प्रेफर करेंगे। मेन थर्ड वाला पॉइंट क्लियर है ना, किसी को डाउट तो नहीं है। सेकंड वाले पॉइंट पे फोकस करते हैं। मान लीजिए आपके पास 5 स्टार है वर्सेस डेयरी मिल्क है, तो बच्चा कहता है कि सर मुझे तो डेयरी मिल्क पसंद है।
अब मैं कहता हूँ कि आपके पास डेयरी मिल्क है वर्सेस एक और कोई चॉकलेट ले लीजिए जैसे किटकैट है, तो बच्चा कहता है कि सर मुझे तो इन दोनों में से किटकैट पसंद है। अब फाइनली मैं कंक्लूजन ये निकाल सकता हूँ कि 5 स्टार वर्सेस किटकैट में हर बारी बच्चे को किटकैट ही पसंद आएगा? नहीं, हो सकता है कि इन दोनों की चॉइस में आप 5 स्टार पिक कर लें, बट ये अजम्पशन बोलता है कि पैटर्न ऑफ कंजम्पशन सेम रहेगा। 5 स्टार के बदले में डेयरी मिल्क के बदले में किटकैट, तो हमेशा 5 स्टार के बदले में किटकैट ही पिक करेंगे, एक ही कंसिस्टेंसी रहेगी कंजम्पशन की। समझ में आया? क्लियर है? दीपक कुमार क्लियर? ये एग्जाम्पल लिखे रहने देता हूं। दीपक कुमार, यस यस सर, ठीक है। कोई डाउट्स? ए 5 स्टार है, कॉम्बिनेशंस हो गए ना, दो गुड्स के कॉम्बिनेशंस। सिंपल लैंग्वेज में ए बी सी लिख दिया उसको। अब सबसे पहला आता है आपका कॉन्सेप्ट बाय द नेम ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है बच्चों? वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसका एक एग्जाम्पल पिक करते हैं, कॉम्बो एक्स वाई, ठीक है, ए बी सी डी कॉम्बिनेशंस 1 और 12, 2 और 6, 3 और 4, 4 और 3। अब इसको आराम से समझे। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि भाई ये दो अलग अलग गुड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आपकी बुक्स के अंदर गिवन होगा फूड एंड क्लोथिंग, मैंने क्लासेस के दौरान इसका अलग एग्जाम्पल लिया था, बट कोई भी एग्जाम्पल के साथ आप समझ सकते हैं। पहली बात, फूड एंड क्लोथिंग बहुत दूर के सब्स्टिट्यूट्स हैं, बहुत दूर के सब्स्टिट्यूट है, बहुत दूर के, मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, बहुत दूर के सब्स्टिट्यूट्स हैं, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। इंसान को दोनों चीज़ें अलग अलग कॉम्बिनेशन में चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि अगर आप इसका एक डायग्राम बनाओ, यहाँ पे मान लो हमने x को प्लॉट किया, यहाँ पे y को प्लॉट किया, और ये बना हमारा एक कर्व, इंडिफरेंस कर्व। ये क्या दिखाएगा कि आप इस कर्व के यहाँ पे खड़े हो, चाहे यहाँ पे खड़े हो, चाहे यहाँ पे खड़े हो, कहीं पे भी खड़े हो, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या रहेगा? सेम। यानी कि इंडिफरेंस कर्व क्या दिखाता है बच्चों? वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्या यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? हमें भावना समझ में आया? ठीक है। अब x और y के बीच में आप देखेंगे तो एक इनवर्स रिलेशनशिप आपको दिखाई दे रहा है। अगर x बढ़ेगा तो y घटेगा। ये देखिए, ये बढ़ रहा है 1 से, ये घट रहा है 6 से, ये बढ़ रहा है 1 से, ये घट रहा है 2 से, ये बढ़ रहा है 1 से, ये घट रहा है 1 से। तो ये जो रिलेशनशिप है ना, इसको हम लिखते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दैट इज चेंज इन यूनिट्स सैक्रिफाइस्ड डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स गेन। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है बच्चों? अब यहाँ पे हम सैक्रिफाइस कितना कर रहे हैं? 6:1, 2:1, 1:1। क्या आपको ये समझ में आया बच्चों? रिपीट करूं इसमें से कुछ? क्लियर है यहाँ तक? हम बढ़ सकते हैं आगे? पूनम क्लियर लग रहा है? 6 सैक्रिफाइस 1 गेन, 2 सैक्रिफाइस 1 गेन, 1 सैक्रिफाइस 1 गेन। तो रेशियो दिख रही है। MRS का फुल फॉर्म क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये इसका फॉर्मूला है, चेंज इन यूनिट सैक्रिफाइस डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स गेन। क्या यहाँ तक ये पूरी भाषा समझ में आ पा रही है आपको? इसके अंदर और डिटेल में जाने की जरूरत तो नहीं लग रही? क्लियर है यहाँ तक? अब ना इसके वैसे इसके अंदर एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा डिटेल में जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा, बट क्योंकि हमारे पास रिवीजन चल रहा है तो मैं इसको एक लिमिटेड सेंस में आपको यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ। क्लियर हो पा रही है बात? यहाँ तक कोई डाउट? इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। तो आइए पहले मैं इसको यहाँ से दिखाता हूँ। नोट्स के अंदर देखिएगा, ये लिखा हुआ है इंडिफरेंस कर्व का डेफिनेशन। इंडिफरेंस कर्व इज द कर्व विच रिप्रेजेंट्स ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स
which give same satisfaction to the consumer. Since all the combinations of an indifference curve give same satisfaction to the consumer is indifferent among them. कंज्यूमर कहता है चाहे मुझे ये कॉम्बिनेशन दे दो, चाहे ये दे दो, चाहे ये दे दो, चाहे ये दे दो, उतना ही खुश हूं मैं. क्या ये समझ में आया बात? कोई डाउट्स इसके अंदर? इसके बाद ये देखिए, इंडिफरेंस मैप का मतलब क्या होता है? अलग अलग लेवल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन. जैसे ये देखिए, ये एक इंडिफरेंस कर्व है, ये दूसरा इंडिफरेंस कर्व है, ये तीसरा इंडिफरेंस कर्व है. तो जब ऐसे अलग अलग इंडिफरेंस कर्व बन जाते हैं तो उसको सेटिस्फैक्शन लेवल चेंज हो जाता है. यहां पे बच्चों आपका हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन होगा. आप ये साथ साथ में लिख सकते हैं, जो मैं नोट्स में ऐसे लिख रहा हूं ना डायग्राम में, ये आप साथ साथ कर सकते हैं. और ये है लोएस्ट सेटिस्फैक्शन. ठीक है ना? तो यहां पे बात क्या निकलती है कि जैसे हम यहां से यहां पे जाते हैं, हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ता चला जाता है. जब हम यहां से यहां पे जा रहे हैं तो सेटिस्फैक्शन लेवल गिर रहा है. अच्छा, उसी इंडिफरेंस कर्व में ऊपर नीचे जा रहे हैं तो सेटिस्फैक्शन लेवल बताओ बच्चों सेम रहेगा, अगर उसी इंडिफरेंस कर्व में ऊपर नीचे जा रहे हैं. यहां तक कोई डाउट? क्लियर है यहां तक? इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज आती हैं. ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए. ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है. प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व. इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड. रीजन लिखिए यहां पे. रीजन ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप. ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप. भाई आप यहां पे देखिए ना, एक्स और वाई के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स. आप ऐसा करिए, 2 मिनट रुक जाए, प्रॉपर्टीज पहले समझ लो. ये जरूरी पॉइंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट. लिखने का टाइम अगर आपको लगे ना तो 2 मिनट में दे दूंगा, उसकी टेंशन ना ले, समझ लें पहले. ड्यू टू इनवर्स रिलेशन इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. देखिए ना, ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, इनवर्स रिलेशन. दूसरा, इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. इसका रीजन क्या है? बिकॉज एमआरएस इज फॉलोइंग इन द केस ऑफ इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स. इसके ना कुछ स्पेशल केस हैं. इसके स्पेशल केस क्या हैं वो भी मैं लिखवाता हूं. इसके कुछ स्पेशल केस होते हैं, नोट के तौर पे लिखवा रहा हूं. स्पेशल केस एक होता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स का, पूरा लिखने का टाइम मिल जाएगा. यहां पे आपका स्ट्रेट लाइन होती है और एमआरएस जो है इट इज कांस्टेंट. और दूसरा स्पेशल केस कहां पे लिखे? कहां पे लिखे? यहीं पे घुसा दें, आप भी एडजस्ट कर लीजिएगा, मेरे पास भी जगह कम पड़ रही. यहां पे हो जाएगा परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री. लेफ्ट जूता, राइट जूता, कुछ याद आ रहा है? एल शेप. समझ में आया बच्चों ये? तो इसका फॉर्मूला देखिए, यहां पे ऐसे लिखा हुआ है MUX डिवाइड बाय MUY. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन यूनिट्स सैक्रिफाइस्ड डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स गेन्ड. अगली प्रॉपर्टीज देखिए, टू इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. इट विल नेवर टच एक्सिस. ना ही वो एक्स एक्सिस को टच कर सकता है, ना ही कभी वो वाई एक्सिस को टच कर सकता है, कभी टच नहीं करेगा. हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. इसके पीछे का रीजन आप समझ सकते हैं, मोनोटोनिक प्रेफरेंस. क्योंकि जितना ज्यादा क्वांटिटी मिलेगा आप उतना ज्यादा सेटिस्फाई होंगे. क्लियर हो रहा है बच्चों यहां तक? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब आप इसके अंदर बताइए, पहले आपको ये कॉपी करना है या ये वाला हिस्सा कॉपी करना है? पहले वो वाला, ये ले करिए इसको कॉपी, टेपा मारो जल्दी. ऑनलाइन वाले बच्चों किसी को कहीं डाउट हो प्लीज टाइप करके भेजते जाइएगा. कौन सा बच्चा एक और गायब हो गया? आया था जो जागृति और आकृति. ओके,
हाँ जी बोलो। In case of perfect substitute, you have written that MRS will be constant. हाँ ठीक है। In case of permanent complementary, what will happen to the MRS? क्या क्या दोबारा से? इन केस ऑफ Perfect complementary. अच्छा परफेक्टली What will happen to कॉम्प्लीट, इसका ना MRS? MRS डिफाइंड नहीं होता। Okay. इसके अंदर साइड पे लिख भी सकते हैं आप, MRS नॉट डिफाइंड। Okay. Thank you, sir. हाँ जी। डन। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, मतलब ये चीज़ें जो हैं काफ़ी पहले की ब्रश अप हो रही है, तो मुझे लगता है कि हो गया। चलिए अगला पेज कॉपी करने के लिए देता हूं मैं। ये इंडिफरेंस कर्व का मतलब ऑर्डिनल यूटिलिटी का अजम्पशन हो गया, और फिर ये मैंने उसका एक एग्जांपल लिखा, फटाफट से टेप लो। इसका ये डायग्राम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डायग्राम तो ऑलरेडी बन गया है ना 10 बार। ये में देख लो, हाँ ये डायग्राम बना हुआ है ना इंडिफरेंस कर्व, तो ये बनाने की ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, हम सीधा अजम्पशंस और वो लिख लीजिए एग्जाम्पल। ये लिखिए पूरा, जल्दी टेपा मारो। कर लो सोनू, अरे बच्चा तो थक गया। थक गए सोनू? समझ सकता हूँ मैं, काफ़ी मतलब सालों बाद हो गया ना थोड़ा लिखने का प्रैक्टिस। कोई बात नहीं। जैसे ही कॉपी हो जाए डन लिख के भेजें। अब देखते हैं, आज सप्लाई भी थोड़ा सा कवर कर लेंगे। सप्लाई भी थोड़ा सा कवर मारते हैं। किसका मैसेज आया भैया? सुहानी मित्तल, डन। क्या बात, टेपने में तो बच्चे भाई। चलिए डन। हो रहा है फ़ायदा ये सब करने से, या मतलब सेल्फ स्टडी का ज़्यादा फोकस लग रहा है?
अच्छा यार कौन मेहनत करे घर पे, इतने घंटे के लेक्चर ये आप ऐसे ही करवा देते ना नहीं। हाँ नहीं, घर पे एक्चुअली वो निकलता नहीं है आउटपुट ना, बच्चा ये सोचता रह जाता है यार 4 सब्जेक्ट हैं, थोड़ी देर में पढ़ेंगे, फिर बच्चा कैलकुलेट करता है अच्छा इतना बैकअप है, चल अगले दिन, एक दिन में क्या फ़र्क पड़ता, एक दिन करते करते बस रह जाता, फिर एक दिन आता है रिजल्ट का, तब याद आती है बच्चे को। डन। इसका डायग्राम बनाने की ज़रूरत तो नहीं है हमें। चलिए अगला आता है बच्चों हमारा प्रॉपर्टीज़ के बाद बजट लाइन का कॉन्सेप्ट। बजट लाइन के अंदर भी आप अगेन कई सारे एग्जाम्पल्स वगैरह पिक कर सकते हैं। मैं इसका एक ब्रीफ एग्जाम्पल पिक करवाता हूँ। बजट लाइन का पहले मतलब क्या है सुनने पे ध्यान देना। बजट लाइन का मतलब क्या होता है? बजट लाइन दिखाता है वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स जो आप परचेज कर सकते हो विद गिवन बजट। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला ये लो सोनू पकड़ो 500 रुपये, जी लो अपनी ज़िंदगी। तो 500 रुपये में सोनू 2 गुड्स कितने खरीद सकते हैं, इसके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं बजट लाइन। ठीक है ना। अब इन्होंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल कहाँ गायब कर रखे हैं। चलो मैं एग्जाम्पल ड्राफ्ट करवा देता हूँ। मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं अपनी जेब के अंदर। कितने रुपए हैं? 100 रुपये। और आप अलग अलग कॉम्बोज क्या क्या खरीद सकते हैं ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स है 20 रुपये का और वाई है 10 रुपये का। तो आप इसके क्या क्या कॉम्बोज खरीद सकते हैं? यह है दिस इज प्राइस ऑफ एक्स, दिस इज प्राइस ऑफ वाई। तो पहला कॉम्बो आप 5 यूनिट इसके खरीद पाएंगे, 0 यूनिट्स इसके। दूसरा कॉम्बो आपने 1 यूनिट यहाँ से कम किया, 4 और 2। तीसरा कॉम्बो 3 और 4, 6, 8, 10, 2, 1, 0। तो आप अगर पूरा का पूरा पैसा 100 रुपये का जो बजट है पूरा का पूरा उड़ा दोगे किस पे? 2 चीज़ों पे, एक्स और वाई पे, तो आप उसके क्या क्या कॉम्बिनेशन खरीद सकते हो, इसको बोलते हैं बजट लाइन। इसका अगर आप MRS निकालोगे तो MRS कैसे निकल के आएगा? चेंज इन यूनिट्स सैक्रिफाइस्ड डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स गेन्ड। यही सिखाया ना मैंने। तो ये रेशो क्या हो जाएगा? इसका रेशो क्या हो जाएगा बच्चों? 2:1। कांस्टेंट रेशो रहेगा 2:1, सॉरी 1:2, सॉरी 1:2। चेंज इन यूनिट सैक्रिफाइस्ड डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स गेन 1:2 ही रहने वाला है। कंसिस्टेंट रेशो, बोलो हाँ या ना? कंसिस्टेंट रेशो हो जाएगा। इस MRS को हम यहाँ पे MRS नहीं बोलते, बजट लाइन में इसको बोलते हैं प्राइस रेशो। क्या बोलते हैं? प्राइस रेशो। ठीक है ना। अब अगर आपको 1:2 का रेशियो चाहिए तो कैसे बन जाएगा? PX डिवाइडेड बाय PY, PX डिवाइडेड बाय PY, दैट इज एक सेकेंड, नहीं उल्टा लिख दिया मैंने, PY डिवाइडेड बाय PX, दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 20। बोलो क्या ये समझ में आया या नहीं? यश क्लियर है? तो 10 डिवाइडेड बाय 20 कर देंगे तो एक कंसिस्टेंट रेशियो ऐसा नहीं आ जाएगा। दैट इज जब आपको प्राइस रेशियो के अकॉर्डिंग निकालना है तो प्राइस ऑफ यूनिट्स गेन्ड डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ यूनिट्स सैक्रिफाइस्ड, वो फॉर्मूला उल्टा हो जाता है। क्या ये समझ में आता है? इसका ना एक पूरा डेरिवेशन है, आपको डेरिवेशन में नहीं घुसना, इतना याद रखना है जितना यहाँ पे लिखा है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। क्लियर? अब इसका जब आपका बनेगा डायग्राम, डायग्राम कैसा बन जाएगा बच्चों? बड़ी सिंपल डायग्राम है, ऐसा बन जाएगा बजट लाइन। अब इसके बारे में बड़े ध्यान से समझ लीजिए एक बारी, बहुत ध्यान से। इसे बोलते हैं बजट लाइन, इसे कहते हैं बजट लाइन। ठीक है ना। ये एक्स हो गया यहाँ पे मान लो वाई हो गया। अब पहले तो इसकी प्रॉपर्टीज ध्यान से समझिए। पॉइंट नंबर 1, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। पॉइंट नंबर 2, it is a straight line. Point number 3, it touches x and y axis. और पॉइंट नंबर 4, हायर द, अच्छा यहाँ पे जरूरत नहीं है वैसे उसकी, इतना काफी। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अगर कोई बंदा यहाँ पे है तो इसको क्या बोलेंगे? विद इन बजट। क्या बोलेंगे? विद इन बजट, बजट के अंदर ही खर्चा कर रहा है।
जैसे मैंने सोनू को 100 रुपये दिए, मैंने कहा जी ले अपनी ज़िंदगी, इसने 50 रुपये खर्चे, 50 रुपये जेब में, ठीक है ना सोनू। इस पे मतलब फुल बजट यूटिलाइज कर लिया आपने, फुल बजट। 100 रुपये दिए थे सोनू को, 100 रुपये उड़ा दिए। क्या ये वाला कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ये ओवर बजट हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। क्या आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई? तो इसे बोलते हैं बजट लाइन। हाँ बोलिए, कोई डाउट है? प्रभात, आज मैं फ्लो में चल रहा हूँ थोड़ा, तो भूल गया आपका। तो बजट लाइन, बजट लाइन के कॉन्सेप्ट देखिए। बजट लाइन का एक और नाम प्राइस लाइन shows all those combination of two goods which give the consumer which the consumer can buy spending his money, given money on the two goods at given prices। तो गिवन इनकम, गिवन प्राइस से आप अलग अलग कॉम्बिनेशन क्या क्या खरीद सकते हो, इसे बोलते हैं बजट लाइन। इसके बारे में कुछ और लिखा नहीं है यहाँ पे, बट आपको ये सारी चीजें समझ के जानी है जो मैंने यहाँ पे लिखी। पहले बताइए ये बजट लाइन समझ में आया? आखिरी कॉन्सेप्ट आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ ऑर्डिनल अप्रोच। लास्ट कॉन्सेप्ट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है बच्चों? बड़े ध्यान से ऑब्जेक्टिव समझिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद गिवन इनकम। गिवन इनकम के अंदर उसकी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कितनी मिल रही है। जैसे बच्चे के पास 1000 रुपये हैं, बच्चा यही चाहेगा ना कि 1000 रुपये में से मैं मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन डिराइव कर सकूं। अब इस केस के अंदर हम क्या करते हैं, ये देखिए। सबसे पहले हम एक बजट लाइन बनाते हैं और उसके ऊपर इंडिफरेंस मैप बनाते हैं। मैं चलो इसको ना ऐसे करता हूँ, यहाँ से दिखा बनाने की बजाय ये रहा ना डायग्राम, इसमें से दिखाते हैं। देखिए, अब आराम आराम से देखिएगा। ये क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? ये इतने सारे जो लाइंस बना रखे हैं, दिस रिप्रेजेंट्स इंडिफरेंस, दिस रिप्रेजेंट्स इंडिफरेंस मैप। हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो यहां पे हाईएस्ट होगा सेटिस्फैक्शन और यहां पे लोएस्ट होगा। अच्छा, ये वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों? ये वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये वाली लाइन बजट लाइन। सोनू को 100 रुपये दे रखे हैं, 100 रुपये में वो क्या क्या खरीद सकता है। तो इंसान तो यही चाहेगा ना कि भाई मैं इस पैसे से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विड्रॉ करूं, जो कि इस लेवल पे हो पा रहा होता है। ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है? पॉइंट Q इज द इक्विलिब्रियम वेयर MU, वेयर दिस इज इक्वल टू, तो इसको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ पहले। MUX डिवाइडेड बाय MUY इस पॉइंट के ऊपर इज इक्वल टू PX डिवाइडेड बाय PY। दैट इज, ये रिप्रेजेंट क्या करता है? दिस रिप्रेजेंट्स स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड दिस रिप्रेजेंट्स स्लोप ऑफ बजट लाइन। समझ में आ रहा है? एट पॉइंट Q, आप ये भी ध्यान रखेंगे, एट पॉइंट Q, point Q is tangent, that is यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन के टेंजेंट होती है। और पॉइंट क्या ध्यान रखना है अपने यहाँ पे? इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसका करेक्ट टर्मिनोलॉजी, एक मिनट रुकिए। यस, इट रिप्रेजेंट्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जबकि बजट लाइन रिप्रेजेंट्स इनकम इफेक्ट। क्या ये समझ में आया बच्चों? बोलो हाँ या ना। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो जाता है यहाँ पे। ऑनलाइन वाले बच्चों आप भी बताएं, क्या ये पहले समझ में आया? फिर मैं कॉपी करने का टाइम देता हूँ। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताएं। क्लियर है? अगर क्लियर है तो टाइप करके भेजिए क्लियर। पहले तो क्लियर टाइप करके भेजो। बाकी बच्चे जिनको समझ में आ गया हो और कोई डाउट्स ना है, कॉपी करना शुरू कर सकते हैं। क्लियर क्लियर, चलो वेरी गुड। किसी के कोई डाउट्स वगैरह हो ना, प्लीज टाइप करके भेज दीजिएगा। ओके अक्षत, ओके अंडरस्टूड, ठीक है। अब इसको कॉपी मारिए, इस पूरे को कॉपी मारिए, जो यहाँ पे लिखा है ना इसको कॉपी मारिए।
डन। कौन से बच्चे गायब हो गए भाई? ये याशी गायब हो गए, याशी गायब। चलो ये हो गया कॉपी, डन हो गया ना? ठीक है। अब आप सभी इसका ऐसा करिए, ये वाला जो ऑब्जेक्टिव है इसको यहीं पे लिख लो, इसी के ऊपर लिख लो। इस वाले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का ऑब्जेक्टिव क्या है? मैं इसको ऐसा करता हूँ ना, ये देखो मैं दिखाता हूँ जादू। चलो लिख भी दिया मैंने, पता लगा आप सबको कितनी जल्दी लिखा है मैंने? देख रहे हो बच्चों स्पीड? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑर्डिनल अप्रोच के अंडर ऑब्जेक्टिव आपका ये रहता है। ये डायग्राम ये चीज समझाने की कोशिश कर रही है आपको। जल्दी टेपा टिपाई, शाबाश, हो गया। श्रुति आज लिख के मजा आ रहा है? ये सब लिखा हुआ पहले से बट होता क्या है कि जब आप रिवीजन कर रहे होते हैं ना, तो इससे दिमाग में छप रही होंगी चीज़ें। तो एक फॉर्मेट होता है रिवीजन करने का ना, उससे आपके दिमाग में छप जाएंगी, एक एक नंबर एग्जाम में फ़र्क डालेगा। और ये बजट लाइन का ये भी कॉपी कर लीजिए। बजट लाइन के बारे में कुछ लिखा हुआ था ज़्यादा? अच्छा ये देखिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो वही लिखा हुआ है, इसी का ऑब्जेक्टिव वगैरह लिखा है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसको कॉपी कर लीजिए आप, बजट लाइन का ना एग्जाम्पल, ये बजट लाइन के बारे में एक तो एग्जाम्पल कॉपी कर लीजिए, और ये मैंने जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह लिखी हुई है इसको कॉपी कर लीजिएगा। अगर आपको लग रहा हो मैं जूम इन कर दूंगा, इसको कॉपी कर लीजिए। डन। इसके नीचे ये बनाइए,
इसको ना फर्दर डिटेल में लेके जा सकते हैं या काफ़ी है ये इक्वेशन का? चलो काफ़ी है, फिर वो बहुत डिटेल में चला जाएगा, आगे हम काफ़ी कर रहे हैं। तो आज का यहाँ तक क्लियर हो पा रहा है? किसी को कोई डाउट्स? क्लियर है आज का यहाँ तक?